तो वापस देखते हैं, एनर्जी का मतलब सिंपल क्या है, सॉरी वेव का मतलब क्या है, एनर्जी का प्रोपागेशन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी का जो ट्रांसफर है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं, वेव। दिस इज सबसे सिंपल एग्जांपल। अपने जैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाना है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाने के लिए सपोज मैं किसी कार का यूज कर रहा हूं, तो तुमने कभी सोचा है कि कार से मैं जा रहा हूं या कार मेरे से जा रही है? एक्चुअली अगर इसको ढंग से देखोगे तो दोनों डिपेंड, एक दूसरे की मोशन पे डिपेंड करते हैं कि मैं कार के बिना नहीं जा सकता और कार मेरे बिना नहीं जा सकती। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई रस्सी है अपने पास, रस्सी के अंदर जैसे सपोज अपन ने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, अब डिस्टरबेंस क्या करेगा, आगे जाएगा, लेकिन क्या यही डिस्टरबेंस जो अपन स्ट्रिंग में क्रिएट कर रहे हैं, अगर मैं ऐसे बिना रस्सी के एयर में क्रिएट कर दूं तो क्या उस टाइप का वाइब्रेशन या उस टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो वेव का सिंपल, जैसे सबसे एक और एग्जांपल, जैसे साउंड वेव जो होती है, साउंड वेव के अंदर क्या होता है, जैसे मैं बोल रहा हूं तुम्हारे तक आवाज पहुंच रही, तो ऐसा होता होगा जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, ऐसा थोड़ी होता है कि मैं जैसे यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे मैंने कोई फोर्स लगाया और वो पार्टिकल तुम तक जब पहुंचेगा तब जो है तुम्हें आवाज सुनाई देगी, ऐसा तो नहीं होता। तो वेव, साउंड वेव क्या होती है कि जैसे यहाँ पे मेरे पास जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे मैंने फोर्स लगाया, अब ये पार्टिकल यहीं पे है, बट ये क्या करेगा, अपन ने इसके ऊपर जो फोर्स लगाया, ये पार्टिकल उस फोर्स की वजह से जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा और नेक्स्ट वाले पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगाएगा, जिससे ऐसे तो पार्टिकल के थ्रू जो है वो एनर्जी आगे ट्रांसफर होगी इस टाइप से। और तुम्हारे जो सबसे नियर बाई पार्टिकल है वो तुम तक आवाज पहुंचाएगा। तो पार्टिकल अगर तुमने ढंग से इसको देखा है तो पार्टिकल सब अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, लेकिन वेव क्या हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है। तो वेव का सिंपल मीनिंग है, वेव इन द सेंस, वेव का डायरेक्टली अपन मतलब समझेंगे एनर्जी से, वेव यानी एनर्जी। अब अगर एनर्जी है तो उस एनर्जी की क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उस एनर्जी का क्या पैटर्न होना चाहिए, या किस टाइप की एनर्जी है, वो सारी चीजें अपन बहुत डिटेल में वेव में पढ़ने वाले हैं। तो पहले मैं वेव के जो कुछ बेसिक्स थे उनके बारे में पढ़ लेता हूँ। जैसे वेव को क्या किस टाइप से डिफाइन कर सकता हूँ, वेव की डेफिनेशन क्या लिख सकता हूँ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी in a particular manner। एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अगर एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, उस पर्टिकुलर मैनर को अपन वेव बोलते हैं। अब ये पर्टिकुलर मैनर क्या है, इसके बारे में स्पेसिफिकेशन अपन आगे देखेंगे। अब मैं वेव को थोड़ा सा डिफाइन कर क्लासिफाई कर देता हूं। तो वेव को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं, एक तो मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल। अच्छा, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है, नाम से पता चल रहा है। जैसे मैकेनिकल, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे ये अपने पास रूम है, क्या इस रूम के अंदर मैं अगर वैक्यूम क्रिएट कर दूं तो वैक्यूम क्रिएट करने के बाद क्या तुम मुझे देख पाओगे? बिल्कुल देख सकते हो, वैक्यूम की बात देख सकते हैं सर। लेकिन क्या
वैक्यूम करने के बाद तुम मेरे को सुन पाओगे? नहीं। नो नहीं। सर। सुन नहीं पाओगे क्योंकि साउंड वेव जो है वो तुम तक पहुंचेगी नहीं। क्योंकि साउंड वेव अभी अपन ने देखा था कि साउंड वेव को तुम तक पहुंचने के लिए पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है। और अगर पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, जब अपने वैक्यूम क्रिएट कर दिया, पार्टिकल्स है ही नहीं, तो इस डिस्टरबेंस को आप तक पहुंचाने वाला कोई नहीं। और इस डिस्टरबेंस अगर वहां तक पहुंच ही नहीं रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या हुआ, साउंड वेव को एक मीडियम की जरूरत पड़ रही है प्रोपगेशन के लिए। तो जिस भी वेव को प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी उसको अपन मैकेनिकल वेव बोलेंगे। तो जिसको मीडियम की जरूरत नहीं पड़ेगी उनको अपन नॉन मैकेनिकल वेव बोलेंगे। तो इसको अपन इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं, वेव या सीधे डायरेक्टली लिख लेता हूं, रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेट करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। और नॉन मैकेनिकल क्या होगा, डू नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर प्रोपगेशन। इसके लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको अपन बोलेंगे नॉन मैकेनिकल वेव। इसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट है, उसको अपन क्या बोलेंगे, मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव को इसका एग्जांपल अभी अपन ने देखा था, साउंड वेव या कोई स्ट्रिंग वेव है, वेव ऑन स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियसली बात है वेव किसके थ्रू प्रोपगेट होगी, स्ट्रिंग के थ्रू। मतलब मीडियम की रिक्वायरमेंट है, तो वो भी क्या है, मैकेनिकल वेव, वेव ऑन स्ट्रिंग। अच्छा, नॉन मैकेनिकल वेव, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आई थिंक तुम्हें पता होगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के वो प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। जैसे लाइट है, अगर तुम वैक्यूम क्रिएट करोगे तब भी लाइट तो उसी टाइप से प्रोपगेट करेगी, या लाइट वेव उसी टाइप से प्रोपगेट करेगी। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को जो है वो प्रोपगेशन के लिए मीडियम की जरूरत है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपगेशन किस टाइप से होता है। ये मैग्नेटिज्म में तुमने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड अगर वाई डायरेक्शन में है, तो जो डायरेक्शन ऑफ वेव या प्रोपगेशन की जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, वो क्या होगी, इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी जेड डायरेक्शन। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ज्यादा डिटेल में अपन नहीं देख रहे। तो देखो यही तीनों जो मैंने एग्जांपल बताए, ये तीनों अपन वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन वेव ऑन स्ट्रिंग पढ़ेंगे, उसके बाद साउंड वेव पढ़ेंगे, और थर्ड टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या टॉपिक का नाम है वेव ऑप्टिक्स। ये तीनों अपन वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो आई थिंक यहां तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। क्या डाउट है किसी को? सर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही लाइट वेव्स होते हैं। हाँ, तो तुम काइंड ऑफ लाइट वेव, अभी मैंने अभी क्या है अपन फील नहीं कर सकते ना, तो तुम अभी लाइट वेव के टाइप से कंपेयर कर लो, ठीक है? ओके सर। चलो, तो नेक्स्ट अपन, तो ये अपने वेव का एक फर्स्ट क्लासिफिकेशन देख लिया कि वेव जो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है। और बेसिक अपन ने देखा कि मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव क्या होता है। उसके बाद वेव का एक और क्लासिफिकेशन देखना है अपने, जो प्रोपगेशन का पैटर्न है उसके बेसिस पे मैं वेव को दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। तुमने पढ़ा होगा
एक तो ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो देखते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव क्या होगी। तो देखो अभी हमने देखा था जैसे वेव सपोज इस टाइप से मूव कर रही है, ये वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है। वेव सपोज x में जा रही है, तो वेव जैसे जैसे x में जा रही है वैसे वैसे पार्टिकल y डायरेक्शन में अपनी पोजीशन पे मूव कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। हर कोई पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा है, बट किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, y डायरेक्शन में। तो पार्टिकल जो है वो y डायरेक्शन में ऊपर नीचे हो रहे हैं, या जिस भी टाइप का डिस्टरबेंस सोर्स क्रिएट कर रहा है, क्या उसी टाइप का डिस्टरबेंस हर पार्टिकल के पास पहुंच रहा हो। तो अगर वेव के प्रोपगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूं उस वेव को मैं क्या बोलूंगा, ट्रांसवर्स वेव। तो इसको मैं इस टाइप से डिफाइन कर सकता हूं कि वेव propagation and vibration of particle are perpendicular to each other। दोनों एक दूसरे के जो है वो परपेंडिकुलर होंगे, तो उस केस में मैं बोल सकता हूं कि डेफिनेटली ये वेव ट्रांसवर्स वेव होगी। इसका एग्जांपल क्या बता सकता हूं, अभी मैंने बताया था वेव ऑन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या होगा कि जैसे तुम स्ट्रिंग के अंदर डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, ये जो डिस्टरबेंस है या फिर ये जो एनर्जी है या ये जो वेव है या ये जो पल्स है, ये पल्स आगे जाएगी, बट क्या पार्टिकल यही केवल वाइब्रेट करेंगे, जैसे यहाँ वाला पार्टिकल यही वाइब्रेट करेगा, यहाँ वाला पार्टिकल ऐसा नहीं होगा ना रस्सी जैसे यहाँ पे वाइब्रेट कर रहा हूँ ये वाला पार्टिकल वहां पहुंच जाए, ऐसा नहीं होगा। ये पार्टिकल यही रहेगा और यहीं पे ऊपर नीचे या जिस भी फॉर्म में डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ है उस फॉर्म में वाइब्रेट करेंगे। आई थिंक वो डाउट नहीं होना चाहिए इसके अंदर। नेक्स्ट है, अच्छा इसका एग्जांपल मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकता हूं, उसमें भी काइंड ऑफ परपेंडिकुलर प्रोपगेशन होता है। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, जैसे वेव जो है वो इस टाइप से जा रही है, लेकिन ये वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन है, लेकिन जो पार्टिकल है वो अब y डायरेक्शन में प्रॉपर वाइब्रेट नहीं कर रहे, पार्टिकल जो है वो x डायरेक्शन में ही जो है इस टाइप से वाइब्रेट। तो वेव के प्रोपगेशन की और पार्टिकल की वाइब्रेशन दोनों के दोनों अलोंग x एक्सिस है या दोनों पैरेलल है, तो मैं बोल सकता हूं कि उस वेव को क्या बोलूंगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेशन and particle vibration both are parallel to each other। दोनों along x axis या y axis जो भी हो, लेकिन दोनों पैरेलल होने चाहिए। पार्टिकल ऑब्वियसली बात है अपनी पोजीशन पे ही जो है वो along x axis वाइब्रेट करेगा और ये जो है डिस्टरबेंस एक x से दूसरे x तक पहुंचेगा, ठीक है। इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी मैंने बताया था साउंड वेव। साउंड वेव में ऐसे होता है जैसे यहां से मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट करना स्टार्ट किया, डेंसिटी जो है वो डिफरेंट कर दूंगा मैं एयर की, या फिर यहां से डिस्टरबेंस जैसे देखो होता क्या है, यहां से जैसे मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, इसका मतलब यहां के पार्टिकल पे मैंने कुछ फोर्स लगाया। अब ये पार्टिकल की इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से ये पार्टिकल वाइब्रेट करना स्टार्ट होगा,
अब ये पार्टिकल दूसरे पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा, दूसरे पार्टिकल अपने इनर्शियल प्रॉपर्टी की वजह से रेस्पॉन्ड करेगा इसको। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है, वापस बता देता हूं मैं। देखो, जैसे तुमसे पूछा जा सकता है कि साउंड वेव का जो प्रोपगेशन है वो किन पे डिपेंड करता है, तो दो चीजों पे डिपेंड करेगा। एक तो जैसे मैं कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, वो डिस्टरबेंस का मतलब क्या है, मैं किसी पार्टिकल को फोर्स लगा रहा हूं, अब वो पार्टिकल पे फोर्स जो लगा रहा हूं उसकी वजह से वो पार्टिकल क्या करेगा, वाइब्रेट करना स्टार्ट करेगा, और वाइब्रेशन तभी हो सकता है या वाइब्रेशन कैसा होगा ये डिपेंड करेगा उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी। अब वो पार्टिकल वापस से अगले वाले पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा और नेक्स्ट वाला पार्टिकल उसको कैसा रिस्पॉन्ड करेगा ये डिपेंड करता है उसकी इनर्शियल प्रॉपर्टी। चलो इतनी बड़ी बड़ी बातें अभी हम नहीं करते हैं, अपन बाद में जब साउंड वेव को डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम पे वापस पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे मैंने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो ये डिस्टरबेंस एक पार्टिकल दूसरे की फोर्स लगाएगा, ऐसे वाइब्रेट करता हुआ, और ये पार्टिकल वापस इससे कांटेक्ट में आया, फोर्स लगाएगा, इस टाइप से डिस्टरबेंस आगे चलता जाएगा और हर पार्टिकल अपना पोजीशन। दिस इज द एक काइंड ऑफ डेली लाइफ में एग्जांपल तुम ये समझो, वेव होता है जैसे अपने पास पेस्ट है, पेस्ट पे तुमने देखा होगा ना कि जैसे अपन सबसे लास्ट पॉइंट पे अगर अपन जब प्रेस कर रहे हैं तो पेस्ट जो है वो आगे से निकलना शुरू हो जाता है ना। अपन ने क्या सबसे लास्ट वाला जो पेस्ट है वो आ गया क्या, बाहर आ गया? नहीं। तो फिर डिस्टरबेंस क्या हुआ, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, यानी लास्ट में जो अपन ने डिस्टरबेंस क्रिएट किया था वो उस पेस्ट के जो है फ्रंट पार्ट में आ गया और उसकी वजह से पेस्ट क्या आ गया, अरे बस तो यही इसी टाइप के डिस्टरबेंस को अपन क्या बोल रहे हैं, वेव। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव का मतलब डिस्टरबेंस जो अपन क्रिएट कर रहे हैं उसकी वजह से पार्टिकल उसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है अपनी पोजीशन के आसपास वाइब्रेट। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए यार। तो ये ट्रांसवर्स वेव हो गई और ये लॉन्गिट्यूडिनल। डाउट है किसी को? किसी को डाउट है? नो सर। यहाँ तक क्लियर है? सर वो लॉन्गिट्यूडनल वेव का वो ग्राफ कैसे बन रहा है? अरे ग्राफ वगैरह के बारे में अभी मत सोचो, अभी तो तुम बस डायरेक्शन का ध्यान रखो, आगे अपन डिटेल में जब पढ़ेंगे तब ये सारी बातें करेंगे डिटेल में, अभी इसको समझने की जरूरत नहीं। अभी तुम ये समझ लो कि जैसे जैसे वेव एक्स में जा रही है पार्टिकल हर पोजीशन पे या अपनी पोजीशन पे एक्स के अलोंग ही वाइब्रेट कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अभी ग्राफ कैसे आया कैसे नहीं आया ये इन सब के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। देखो अब कुछ यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें पूछी जाती है, जैसे वेव जो है, वेव कैन प्रोपागेट इन 1, 2 और 3 डायमेंशंस। वेव जो है वो तीनों डायमेंशंस में प्रोपागेट कर सकती है, 1D वेव भी हो सकती है, 2D वेव भी हो सकती है और 3D वेव भी हो सकती है। 1D का कोई एग्जांपल बताओ, वेव ऑन स्ट्रिंग, ओनली फॉर जो है वो जैसे वायर है, मैं इसको डिस्टर्ब करूंगा मैं, तो वेव ओनली फॉर जिस डायरेक्शन में मैंने डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, जिस डायरेक्शन में वो रस्सी है, स्ट्रिंग है, उसी डायरेक्शन में या एक्स डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगी। लेकिन अच्छा 2D का एग्जांपल, जैसे अपने पास कोई टब है, वाटर टब या कोई बड़ा सा पॉन्ड है, उसके अंदर अगर तुम पत्थर गिरा दोगे
या कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करोगे तो क्या काइंड ऑफ सर्कुलर वेव फॉर्म होगी? यस सर। और सर्कुलर वेव का मतलब क्या है कि वो एक्स में भी प्रोपगेट हो रही है और वाई में भी प्रोपगेट। तो क्या सर्कुलर वेव जो होगी वो मेरे पास एक्स और वाई दोनों डायमेंशन में हो जाएंगे। ऐसे जैसे 3D का कोई एग्जांपल जो तीनों डायमेंशंस में प्रोपगेट कर रही है वेव एक साथ एक ही डिस्टरबेंस से। साउंड वेव क्या साउंड वेव इसी का एग्जांपल होगा? यस सर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो एक्स में भी आवाज आ रही है, वाई में भी जा रही है और जेड में भी जा रही है, तो साउंड वेव जो है वो इसी का एग्जांपल होगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है, जैसे कभी-कभी ये पूछा जाता है जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनमें किस-किस टाइप की वेव जो है वो प्रोपगेट हो सकती है। तो देखो सॉलिड में तो कोई इश्यू नहीं है, अभी मैंने बताया कि वेव ऑन स्ट्रिंग ये ट्रांसवर्स वेव तो प्रोपगेट हो सकती है। ऐसे जैसे सॉलिड के अंदर लॉन्गिट्यूडनल वेव भी प्रोपगेट कर सकती है। कैसे? इसको ढंग से समझना, जैसे अपने पास कोई आयरन की रॉड है, अब इस रॉड पे अगर तुम इस टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे, जैसे अपन ने कोई जर्क लगाया, अब इस टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे तो पार्टिकल क्या इसी टाइप से वाइब्रेट करेंगे। ये किस टाइप की वेव होगी? लॉन्गिट्यूडनल। ध्यान रखना डायरेक्टली सॉलिड कैन हैव ट्रांसवर्स as well as longitudinal wave। तो सॉलिड के अंदर लॉन्गिट्यूड, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे सॉलिड से क्या मतलब है मेरा? सॉलिड का यहाँ पे सॉलिड से डायरेक्टली मीनिंग रिजिड बॉडी का नहीं है। रिजिड बॉडी होगी तो दिक्कत। सॉलिड का मतलब जिसके अंदर थोड़ी बहुत इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं है, एकदम सॉलिड या रिजिड बॉडी होगा तो उससे अपना काम नहीं चलेगा, उसमें तो फिर वेव प्रोपगेट नहीं कर सकती ना, तो थोड़ा बहुत इलास्टिक होना चाहिए, अदरवाइज आइडियली प्रैक्टिकली अपन नहीं बोल सकते कि उसके अंदर वेव प्रोपगेट कर सकती है। पर ठीक है, सॉलिड लिखा हुआ है तब भी अपने लिए यही बता दें। उसके बाद जैसे गैस और आइडियल लिक्विड, इन दोनों केस में, अच्छा आइडियल लिक्विड का क्या मतलब है? जो नॉन विस्कस है, जिसकी विस्कोसिटी जीरो है। विस्कोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, गैस और आइडियल लिक्विड कर रहे हैं, तो उसके अंदर ओनली फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोपगेट कर सकती है, ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट नहीं कर सकती। देखो इसको आपने पढ़ा होगा, फ्लूइड जब पढ़ोगे तब तुमने पढ़ा होगा कि फ्लूइड जो होते हैं वो शियर फोर्स को हैंडल नहीं कर सकते। फ्लूइड जो है वो शियर फोर्स को हैंडल नहीं कर सकती, या फिर तुम ऐसे समझ लो कि गैस और लिक्विड इन दोनों को पर्टिकुलर शेप को होगा नहीं, तो ट्रांसवर्स वेव ये कैसे हैंडल कर सकते? नहीं कर सकते ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव इनके अंदर जो है वो पॉसिबल नहीं है, ओनली फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव ही प्रोपगेट हो सकती है। बट इसके अंदर थोड़ा और ध्यान रखना है, जैसे सरफेस टेंशन वगैरह अपन देख लेंगे, या लिक्विड के सरफेस की बात कर रहे हैं। सर ये गैस में लॉन्जिट्यूडनल क्यों होगा वो बता दीजिए। क्या हुआ? गैस और लिक्विड में लॉन्जिट्यूडनल क्यों होगा? वही तो बता रहा हूँ, शियर फोर्स होता है वो ये गैस हैंडल नहीं कर सकती। तुमको सोचो ना कि गैस के पार्टिकल क्या कंटिन्यूअसली एक ही पैटर्न में वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर जो है वाइब्रेट कर सकते हैं? नहीं कर नो सकते। सर, रैंडमली मूव करते रहेंगे। हाँ, जिस भी डायरेक्शन में तुम जो है वो डिस्टरबेंस क्रिएट करोगे उस डायरेक्शन में वो मूव करेंगे।
तो ओनली फॉर लॉन्गिट्यूडनल वेव ही पॉसिबल है। लेकिन अगर सरफेस टेंशन आगे बढ़ेंगे, अगर सरफेस टेंशन जब तुम पढ़ोगे तब तुम पढ़ोगे कि सरफेस की टेंशन पे जो होगी है, उस केस में पार्टिकुलर जो पार्टिकल होते हैं वो थोड़ा बहुत शियर फोर्स वो भी बहुत कम कर सकते हैं, बट थोड़ा बहुत शियर फोर्स हैंडल कर सकते हैं। तो इसलिए वाटर सरफेस अगर है, वाटर या कोई भी लिक्विड वाटर सरफेस अगर है, तो उसपे लॉन्ग ये ट्रांसवर्स वेव हो सकती है या होती है। तो कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि बताओ वाटर के अंदर कौन कौन सी वेव पॉसिबल है। तो सरफेस में तो जो है ट्रांसवर्स होती है और वाटर के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। तो दोनों वेव पॉसिबल है वाटर के अंदर, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि अपने को पता होनी चाहिए। कभी-कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। सर वो गैस का नहीं समझा है सर, क्या गैस का वाला लॉन्जिट्यूडनल वाला वो नहीं समझा। अभी बताया था मैंने, गैस और लिक्विड दोनों का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता ना। सर तो उससे ट्रांसवर्स कैसे नहीं होगा? ट्रांसवर्स कैसे होगी? ट्रांसवर्स का तो मना कर रहा हूं ना मैं। नहीं मतलब अगर उनमें शेप नहीं होता रेगुलर तो ट्रांसवर्स नहीं होगा ऐसे कैसे? अरे ट्रांसवर्स वेव होने के लिए तुमको सोचो कि पार्टिकल को उसी पोजीशन पे वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट करना है। तो ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि बिना वो शियर फोर्स हैंडल किए वो प्रोपेगेट कर सकता है या फिर वाइब्रेट कर सकता है। शियर फोर्स वो हैंडल ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जैसे ऐसा होता है, जैसे ये अपने पास कोई इस टाइप की दीवार है। अब अगर यहाँ पे मास m है, अब अगर यहाँ पे तुम कुछ फोर्स लगाओगे तो ये हो सकता है ये ब्लॉक यहाँ पे फिक्स रह जाए। लेकिन अगर लिक्विड की यहाँ पे कोई वाटर ड्रॉप है, इस पे तुम फोर्स लगाओगे तो क्या ये नीचे नहीं आ जाएगी? नीचे आ जाएगा। हाँ, ये तो क्योंकि ये शियर फोर्स हैंडल नहीं कर सकती, लिक्विड जो है शियर फोर्स हैंडल नहीं कर सकता, और शियर फोर्स हैंडल नहीं कर सकता तो ये जो है वो एक उसी पोजीशन पे वेव के परपेंडिकुलर जो वाइब्रेट नहीं कर सकता। समझ गया सर। अभी तक डाउट है क्या किसी को? अभी तक डाउट है किसी को? तो आगे बढ़े अपन। Yes, sir. ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट कुछ और इम्पोर्टेंट बातें वेव के बारे में, जैसे सबसे बेसिक तो जैसे इस टाइप का कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सोर्स है वो कुछ इस टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। इस टाइप के डिस्टरबेंस का मतलब क्या है कि वो साइन के फॉर्म में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। तो वेव मान लेते हैं कि वेव आगे प्रोपागेट कर रहे हैं। वेव का मतलब क्या है? एनर्जी आगे प्रोपागेट कर रहे हैं कुछ v स्पीड से। ये x डायरेक्शन मान लेते हैं, ये y डायरेक्शन मान लेते हैं। v क्या है? स्पीड ऑफ वेव।
v स्पीड से वेव आगे बढ़ रही है। अब सोर्स पे मान लेते हैं t इक्वल टू 0 पे और x इक्वल टू 0 पे इस टाइप का कुछ पल्स या वाइब्रेशन जनरेट करना स्टार्ट किया या डिस्टरबेंस स्टार्ट किया। जैसे इसको देखो ऐसे समझिए, जैसे t इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे उसने इस टाइप का कोई पल्स एक पल्स जो है जनरेट किया। अब क्या किसी भी टाइम t1 पे ये पल्स थोड़ा सा आगे चला जाएगा, ऐसे ऐसे t2 टाइम पे ये और आगे चला जाएगा। सपोज इसने x डिस्टेंस ट्रेवल कर दी वेव ने, ये वेव जो है वो v स्पीड से आगे जा रही है, ये अपने को पता है। अगर 0 से t2 टाइम के अंदर x डिस्टेंस ट्रेवल कर दी इसने, तो क्या मैं इसकी स्पीड v ले सकता हूं? v कितना होगा? x by dt x अपॉन t1। हाँ सर। अब देखो इसको थोड़ा सा ऐसे समझो, अब t इक्वल टू 0 नहीं, हमने ये जो है t किसी t टाइम पे ये डिस्टरबेंस क्रिएट किया है। t टाइम पे तुमने ये डिस्टरबेंस क्रिएट किया x इक्वल टू 0 पे और v वेलोसिटी से वेव आगे जा रही है, तो मेरे को ये बताओ कि x डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको कितना टाइम लगेगा? t या कितने टाइम पर वो x पॉइंट पर पहुंच जाएगी? t प्लस x अपॉन v, कितने टाइम बाद ये पल्स जो है वो यहाँ पे पहुंच चुका होगा? सिंपल सी बात है, आई थिंक समझ में आनी चाहिए। वापस किधर आओ, t इक्वल टू 0 पे x इक्वल टू 0 पे ये सोर्स कुछ इस टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, तो वो क्या है वापस समझ लो। देखो इसके अंदर तो क्या था, अपन ने एक ही पल्स क्रिएट करी, तो इनिशियली देखो इनिशियली वायर t जैसे t लेस देन 0 पे क्या वायर एकदम सीधा था। जब अपन ने डिस्टरबेंस इस पॉइंट पे जब डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो डिस्टरबेंस क्रिएट करने पे जैसे इसको t1 बोल देता हूं मैं, t इक्वल टू t1, तो ये कितना हो जाएगा t1 प्लस x बाई v, और t1 लेस t लेस देन t1 है उस पॉइंट पे y एकदम सीधा है। उसके बाद t1 पे मैंने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, तो ये डिस्टरबेंस जैसे ही उस टाइम के बाद आगे गया, एक ही पल्स क्रिएट किया, तो वापस ये वायर क्या हो गया सीधा हो गया, ये डिस्टरबेंस आगे जा रहा है। तो क्या ये वाला पार्टिकल जो एग्जैक्ट यहाँ पे था पहले ऊपर गया, फिर वापस जो है वो नीचे आया, और जैसे ही पल्स आगे गई वापस जो है इस पॉइंट पे। क्या ऐसा हुआ कि ये पार्टिकल आगे मूव कर गया? नहीं, पार्टिकल ने अपने उसी पॉइंट पे ऊपर जाके नीचे आ गया, पार्टिकल वही का वही है, वही को डिस्टरबेंस आगे ट्रैवल कर। ऐसे कैसे? ये मान लेते हैं कंटीन्यूअसली इस टाइप का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, या मल्टीपल पल्स या पैकेट्स ऑफ पल्स क्रिएट कर रहा है। कंटीन्यूअसली इस टाइप का डिस्टरबेंस जैसे में कोई रस्सी है और ऐसे डिस्टरबेंस क्रिएट करता जा रहा है, तो अगर मैं सोर्स अगर एक्सटेंड कर रहा है डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए, तो हर पार्टिकल क्या एक्सटेंड कर रहा होगा अपनी पोजीशन को, क्योंकि जैसा मैं डिस्टरबेंस वैसा ही तो डिस्टरबेंस आगे जाएगा। ऐसा थोड़ी मैं डिस्टरबेंस सपोज किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का कर रहा हूं और आगे डिस्टरबेंस ऐसे जो है सिंपल हार्मोनिक फॉर्म का जा रहा है, ऐसा पॉसिबल?
या साइन फॉर्म में जाएगा, नहीं पॉसिबल। तो अब यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लेते हैं ये स्पीड ऑफ वेव है। अच्छा, क्या मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टरबेंस एक टाइम पीरियड के बाद या एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको अपन टाइम पीरियड बोलते हैं। एक टाइम पीरियड के बाद से डिस्टरबेंस यहाँ पे पहुंच चुका हो, बोलो, और यहां से यहां तक सबको पता होगा कि कोई भी दो पॉइंट्स जो सेम फेज में उनके बीच में डिस्टेंस होगी, इसको अपन क्या बोलते हैं, लैम्डा। या फिर एक टाइम पीरियड में एनर्जी या वेव जितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। ये अपने को नई टर्म ध्यान रखनी है। वेवलेंथ क्या होती है, नाम से पता चल रहा है, वेवलेंथ का मतलब डिस्टेंस, इसको अपन लैम्डा से लिखेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव। अच्छा, वेव का मतलब एनर्जी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन वन टाइम पीरियड, इन वन साइकिल। और वन साइकिल में जो टाइम लगता है उसे को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो देखो टाइम कितना लग रहा है, कैपिटल टी टाइम पीरियड, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हो रही है, लैम्डा, स्पीड कितनी है, v। तो क्या इन तीनों के अंदर मैं रिलेशन ले सकता हूं, तो ये हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू v इनटू कैपिटल टी। तो यहां से वेलोसिटी आ गई अपने पास लैम्डा अपॉन t, या 1 अपॉन t जो होता है वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। तो देखो अपने पास एक जनरल फार्मूला आ गया, v इक्वल टू, सबसे पहले तो होगा कि v इक्वल टू f इनटू लैम्डा। ये फॉर्मूला अपन ने कोई ऐसा नहीं है पर्टिकुलर वेव के लिए निकाला है, ये हर किसी वेव के लिए वैलिड होगा, वैलिड फॉर ऑल टाइप्स ऑफ वेव, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, चाहे वो साउंड वेव हो, चाहे वो वेव ऑफ स्ट्रिंग हो, सबके लिए ये v इक्वल टू f लैम्डा वैलिड होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। फॉर्मूला भी नहीं कह सकते, बेसिक इंफॉर्मेशन है जो कि अपने को वेव के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, एक और बात, ये जो वेव के अंदर मैक्सिमा और मिनिमा होता है, इनको क्या बोलते हैं अपन, ट्रफ। क्रेस्ट और ट्रफ। ये पता होना चाहिए, ये नैमिंग है बेसिकली, अपने को पता होना चाहिए। टॉप पॉइंट पे या फिर जहां पे वाइड डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का मैक्सिमम है उसको अपन क्रेस्ट बोलते हैं, और मिनिमम जहां पे उसको ट्रफ बोलते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आई थिंक कोई डाउट हो तो बोलो। तो नेक्स्ट है, सपोज वेव जो है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। जैसे अपन ने फॉर्मूला अभी निकाला था v इक्वल टू f लैम्डा होता है, तो इनमें से मेरे को बताओ कौन कौन से पैरामीटर जो है वो चेंज होंगे और कौन कौन से पैरामीटर चेंज नहीं होंगे। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। हाँ, वेरी गुड। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज नहीं होगी।
ऐसा क्यों होता है? जैसे अगर यहाँ की फ्रीक्वेंसी f है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी भी f होगी, बट अगर वेलोसिटी अगर यहाँ पे v है तो यहाँ पे v डैश जाएगी, लैम्डा यहाँ पे लैम्डा है तो यहाँ पे लैम्डा डैश जाएगा, लैम्डा और वेलोसिटी दोनों चेंज होगी, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो डिपेंड्स अपॉन ओरिजिनल सोर्स। फ्रीक्वेंसी तो ओनली वो ओरिजिनल सोर्स पे डिपेंड करेगा ना, और एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाएगा तो ओरिजिनल सोर्स तो जो है वो सेम रहेगा। मैं किस टाइप की फ्रीक्वेंसी या कितनी फ्रीक्वेंसी की डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं, कितनी फ्रीक्वेंसी से डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं, वो वेव अगर दूसरे मीडियम में भी करनी पड़ जाएगी तब भी सेम ही आएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी चेंज इसलिए हो जाएगी, आई थिंक तुम समझ सकते हो कि अगर मीडियम चेंज करोगे तो मीडियम चेंज करने से जैसे सपोज ऐसा हो सकता है कि उस मीडियम की प्रॉपर्टी अलग है, कोई डेंस मीडियम है, तो उस केस में उसके अंदर पार्टिकल डिफरेंट टाइप से वाइब्रेट करेंगे, तो पार्टिकल डिफरेंट टाइप से वाइब्रेट करेंगे तो उनकी वेवलेंथ जो है वो चेंज है। या फिर तुम ऐसे समझ लो कि टेंशन डिफरेंट आएगी, तो अभी ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आप सीधा समझ लो कि अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे हो तो वेवलेंथ और वेलोसिटी ये दोनों तो चेंज होंगे, बट फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, ठीक है? तो ये बेसिक बात है, ये भी ध्यान रखनी है अपने, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ओनली फॉर ओरिजिनल सोर्स पे डिपेंड करती है। तो आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। नेक्स्ट अब अपन सबसे इम्पोर्टेंट चीज का है, इसको थोड़ा ढंग से समझ में नहीं आएगा। इक्वेशन ऑफ या जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, कोई भी वेव है उसकी जनरल इक्वेशन किस फॉर्म में होगी ये आपने देखना है। तो इसको समझने के लिए वही वापस से सोर्स से कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करवा दो, ये कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो रहा है x डायरेक्शन में, ये जा रहा है, ये y डायरेक्शन में, ये सोर्स है जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, और वेव जो है वो v स्पीड से आगे ट्रैवल कर रही है, डिस्टेंस आगे ट्रैवल कर रहा है। तो अपन जैसा अपन अभी तक पढ़ चुका है कॉमन सेंस से कि वेव भले आगे कितनी शिफ्ट हो जाए या कितनी भी आगे चले जाए, हर पार्टिकल अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहा हो, हर पार्टिकल अपनी पोजीशन अपनी मीन पोजीशन पे अराउंड वाइब्रेट कर रहा हो। अब मेरे को क्या करना है कि अगर मेरे को वेव की इक्वेशन लिखनी है या सोर्स, जैसे मान लेते हैं सोर्स कोई भी ft फंक्शन है उसके टाइप से डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, जैसे अगर ये साइन फंक्शन हुआ तो साइन के टाइप से जो है वेव बनेगी, ये एक्सपोनेंशियल हो रहा है एक्सपोनेंशियल के टाइप से जो है वेव बनेगी, ये किसी कोस के टाइप से हुआ तो ये कोस के टाइप से वेव बनेगी। तो जैसे भी मान लेते हैं कि ये ऐसी वेव तो बनेगी जब t इक्वल टू 0 पे जो है ये x इक्वल टू 0 पे साइन की फॉर्म में जो है डिस्टरबेंस जनरेट करेगा। अब देखो
अपने को ये पता करना है कि इस मेन पोजीशन से कुछ x डिस्टेंस पे पार्टिकल की पोजीशन क्या है। समझने देखो, पोजीशन ऑफ पार्टिकल या डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, displacement of particle at x distance तो सबसे पहले तो क्या मैं इसको y x t लिख सकता हूं। मेरे को बताओ, ढंग से समझना देखो, तुम्हें डाउट किया होगा कि पार्टिकल को x डिस्टेंस हमने पहले से ही बोल दिया है, तो और कौन सा डिस्प्लेसमेंट निकालो। तो क्या x डिस्टेंस पे पार्टिकल y डिस्टेंस पे होगा, पार्टिकल भी तो वाइब्रेट कर रहा है, ये x डिस्टेंस तो क्या है, वेव कितनी प्रोपागेट होगी, तो ये जो y डिस्प्लेसमेंट है ये अपने को निकालना है। इसको मैं y x लिख सकता हूं क्योंकि पार्टिकल तो y डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, तो y x क्या होगा, इसको थोड़ा ढंग से समझना। मेरे को ये बताओ, अगर ये डिस्टरबेंस t टाइम पे, यहाँ पे डिस्टरबेंस t टाइम पे या फिर t इक्वल टू 0 पे अगर मैं क्रिएट करूं, ये डिस्टरबेंस यहाँ पे कब पहुंचेगा, वेव v वेलोसिटी से चल रही है, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगी x, तो क्या ये x by v टाइम पर यहाँ पहुंच जाएगा। और अगर डिस्टरबेंस t टाइम पे क्रिएट करें तो यहां पे कब पहुंचेगा, t प्लस x by v। अब इसको थोड़ा देखो ढंग से समझो। ऐसा है कि सपोज मैं डिस्टरबेंस क्रिएट करता हूं, अब मैं जो डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा हूं, सपोज मैंने t इक्वल टू 3 पे या t इक्वल टू 5 पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया, t इक्वल टू 5 पे मैंने कोई डिस्टरबेंस क्रिएट किया और उसको 5 सेकंड लग रहे हैं किसी एक डिस्टेंस पे जाने के लिए, तो क्या t इक्वल टू 10 सेकंड पे वो वहां पहुंचेगा। अब मेरे को जो t इक्वल टू 10 वहां पे उस पोजीशन पे जो पार्टिकल है उसकी मेरे को इक्वेशन लिखनी है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि t इक्वल टू x डिस्टेंस जो भी है वो पार्टिकल जो t इक्वल टू 10 पर कर रहा होगा वो सोर्स में t इक्वल टू 5 पे कर चुका होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर रिपीट कर दीजिए। क्या सर वो रिपीट कर दीजिए। हाँ, मैं वही एग्जांपल वापस से लेता हूँ। जैसे ये कोई डिस्टरबेंस है, ये मान लेते हैं कि t इक्वल टू x इक्वल टू 0 है और t इक्वल टू 1 सेकंड पे अपन ने क्रिएट किया। अब ये डिस्टरबेंस कुछ टाइम के बाद जैसे t इक्वल टू 10 सेकंड पर ये जो है उस x जितना आगे पहुंच गया और इसकी वेलोसिटी कितनी है v। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं, देखो ढंग से समझना है इसको, और इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ये डिस्टरबेंस अगर 1 सेकंड पे यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो, ये डिस्टरबेंस x डिस्टेंस पे कब पहुंचेगा, 1 प्लस x अपॉन v। कितने टाइम पर ये जो है वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, या अगर ये t टाइम पे जनरेट कर रहे हो
तो ये t प्लस x बाई b पे यहाँ अब ध्यान से समझो, डिस्टरबेंस का पैटर्न चेंज नहीं हो रहा है, डिस्टरबेंस वैसा वैसा आगे शिफ्ट हो रहा है, ये आगे प्रोपागेट कर रही है। क्या अगर फंक्शन तो सोर्स का फंक्शन मेरे को पता है, कोई ft फंक्शन है, सोर्स इस फॉर्म में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, मेरे को इस पोजीशन पे वैल्यू चाहिए या इस टाइम पे मेरे को उसकी वैल्यू चाहिए, इस टाइम पे पार्टिकल की पोजीशन चाहिए। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये पार्टिकल, ये जो पार्टिकल है ना, वो t प्लस एक्स बाई v पर जो वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है, वही वाइब्रेशन t पर x इक्वल टू 0 वाला पार्टिकल कर चुका हो। ये बात समझ में आई नहीं आई? हाँ सर। हाँ सर। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो ढंग से समझना, कि मेरे पास फंक्शन किसका पता है, सोर्स का पता है, अब मेरे को t प्लस एक्स बाई v पे जो पार्टिकल है उसके लिए वैल्यूज पता करनी है। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इस फंक्शन के अंदर कितनी वैल्यू पुट करो, t माइनस एक्स बाई v, कितना पहले कर चुका है ना वो, टाइम कितना लग रहा है x बाई v। जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया ना, जैसे मान लेते हैं मेरे से यहां तक कोई वेव 5 सेकंड में पहुंच रही है और मैंने 5 सेकंड में जो है वो वाइब्रेशन क्रिएट किए, तो 10 सेकंड पे वहां पहुंच रही, लेकिन मेरी वेव के, मेरी इक्वेशन के अंदर मैं क्या पुट करूंगा, 5 सेकंड, 5 सेकंड का मतलब क्या है, 10 माइनस 5। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? हाँ सर। तो क्या y x t, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ये फंक्शन होगा कोई, मेरे को नहीं पता कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा, लेकिन डेफिनेटली ये अगर x इक्वल टू 0 पे 0 वाले सोर्स की बात कर रहे हैं तो वो उसके अंदर x अगर 0 है तो t कितना होगा, t माइनस x अपॉन v, t माइनस x अपॉन v। ये तब होगा जब वेव पॉजिटिव x डायरेक्शन में ट्रेवल करे। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, y t इक्वल टू 0 ले लो और x इक्वल टू कोई फंक्शन दूसरा आ जाएगा, और इसको देखो इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, bt माइनस x हो गया ना, या x माइनस bt लिख सकता हूं मैं, तो x की जगह ये क्या हो जाएगा, x माइनस bt। अगर किसी को समझ में आ गया तब तो ठीक है, नहीं आया तो बहुत सिंपल सी चीज ध्यान रखो। क्या ध्यान रखो, इफ एनी फंक्शन which is in the form of x minus bt or t minus x by v, t minus x by v इस फॉर्म में अगर होगा, then it can represent a wave, तब तो ये एक वेव को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे y इक्वल टू e टू द पावर माइनस t माइनस x बाई v का स्क्वायर, तो क्या ये वेव को प्रेजेंट करेगा? हाँ बिल्कुल करेगा। ऐसे कैसे y इक्वल टू a sin t स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या ये वेव को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि ये t स्क्वायर फॉर्म में आ गया, मेरे को x माइनस bt या t माइनस x बाई v चाहिए। ऐसे कैसे, या y इक्वल टू
e to the power minus x minus vt का स्क्वायर, ये मेरे को रिप्रेजेंट करेगा, हाँ करेगा, क्योंकि स्क्वायर बनेगा, लेकिन फंक्शन तो इसी फॉर्म में है x minus vt, x का स्क्वायर होती है, x minus vt पूरे फंक्शन का स्क्वायर है, इसी फॉर्म में ये भी क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर x minus vt या t minus x by v इस फॉर्म में है, तब तो वो फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज फंक्शन को रिप्रेजेंट, सॉरी वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज वेव को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो इक्वेशन वेव की नहीं होगी। बहुत सिंपल सी बात है, कोई डाउट किसी को? बहुत सिंपल सी बात है, आई थिंक सबको समझ में आ गई होगी।